हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द योर ओन यूट्यूब चैनल। आई एम हिनार्शी जोशी एंड हम कंटिन्यू कर रहे थे अपनी साइकोलॉजी सीरीज, जिसमें हम पहुंच गए थे चैप्टर नंबर 7 पे। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 खत्म कर देंगे। अब एकदम इजी टॉपिक बाकी है अभी, सो लेट अस बिगिन। तो हम पहुंचे थे पेज नंबर 98 पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे अप्रोचेस ऑफ साइकोथेरेपी। अप्रोचेस ऑफ साइकोथेरेपी में सबसे पहला है साइको एनालिटिकल अप्रोच। साइको एनालिटिकल अप्रोच में हम एक पर्सन के चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील करते हैं कि बचपन में एक बच्चे के साथ हो सकता है ऐसे कुछ ट्रॉमास हो गए हों, ऐसे कुछ इंसिडेंट हो गए हों कि इसने किसी की डेथ देख ली हो, कोई उसका फादर, उनकी मदर या किसी की भी डेथ हो गई हो, या फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे ट्रॉमास की वजह से एक बच्चा जब बड़ा होता है और वो जब रियल लाइफ सिचुएशन से डील करता है, तो उसे छोटी छोटी चीज़ों में हो सकता है एनजाइटी हो रही हो, उसे डिप्रेशन हो रहा हो, वो अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है, वो काफ़ी डोमिनेटिंग हो गया है अपने रिलेशनशिप्स में, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम एक बच्चे के चाइल्डहुड ट्रॉमास के साथ, उसके चाइल्डहुड बिहेवियर के साथ डील करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपके जो भी रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, रिप्रेस्ड फीलिंग्स कहाँ पर होती हैं? अनकॉन्शियस माइंड में जाकर वो सेटल हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एज एन साइकोलॉजी स्टूडेंट ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो जो भी रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, जो भी रिप्रेस्ड डर है एक बच्चे का, हो सकता है उसे बचपन में किसी इंसान ने सेक्सुअल अब्यूज़ किया हो और उसे काफ़ी ज़्यादा डराया हो, तो वो जो डर है वो बच्चे के मन में बैठ गया है। तो उस डर के साथ, ये जो भी इमोशंस उस इंसान के अंदर है, उस इमोशंस के साथ हम डील करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? और इसके बाद साइको एनालिटिकल अप्रोच में तीन चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। पहला होता है कैथारसिस। कैथारसिस में एक पर्सन उसके जो भी इमोशंस हैं, जितने भी इमोशंस हैं, अच्छे बुरे, जो भी उसे आज तक फील हुआ है बचपन से लेकर टिल द डेट जब वो थेरेपी ले रहा है, उस पॉइंट तक उसे जो भी फील हुआ है, वहाँ पे वो पर्सन अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता है इन द फ्रंट ऑफ हिज थेरेपिस्ट। दूसरा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में वाइल एक्सप्रेसिंग, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमें रोकता है। क्योंकि देखो, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाते हो ना, तो हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं हम उसको शेयर नहीं करना चाहते। तो रेजिस्टेंस में जो हमारा पेशेंट है वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डरता है, उसे अच्छा नहीं लगता, उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता। इस कंडीशन में उसकी हो सकता है ब्रीथिंग फास्ट हो जाए, वो भूल जाए चीज़ों को, या तो फिर उसको उसकी तबीयत खराब हो जाए। ये सब कुछ रेजिस्टेंस के अंदर आता है। ट्रांसफरेंस में क्या होता है? अगर एक पेशेंट, पेशेंट कहना सही नहीं होगा इस पॉइंट पे, अगर कोई काउंसली अपने काउंसलर के पास जाता है, अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है, और वाइल ही इज एक्सप्रेसिंग हिज इमोशन, हमें अपने काउंसलर के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट फील होता है। क्योंकि देखो, जब कोई भी पर्सन हमारी हेल्प करता है, हमारी प्रॉब्लम, हमारी बातों को सुनता है, हमारी बातों को सोल्यूशन देता है, तो सीधी सी बात है, हमें एक अटैचमेंट फील होने लगता है उनसे। और थेरेपी काफ़ी लंबे टाइम तक जब आप अपने थेरेपिस्ट के साथ रहते हैं, उनसे बातें करते हैं और अपने इमोशंस को उन्हें बताते हैं, और जब आप अपने इमोशंस को ठीक होता हुआ देखते हैं, तो हमें एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है। अभी इमोशनल कनेक्शन लव का भी हो सकता है, हेट का भी हो सकता है, हमें जेलसी भी हो सकती है, हमें उन पर गुस्सा भी आ सकता है। सो दिस इज अ ट्रांसफरेंस। आई होप इट इज क्लियर। अब क्या है, ये साइको एनालिटिकल अप्रोच के दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है फ्री एसोसिएशन मेथड। फ्री एसोसिएशन मेथड में आपको पहले एकदम रिलैक्स करवाया जाएगा। कुछ दिन तक आप अपने थेरेपिस्ट के साथ गुल मिलोगे, उनसे थोड़ा सा अच्छा रिलेशन बनाओगे, और फिर आप उनके साथ रिलैक्स फील करोगे। आपको एकदम रिलैक्स वाली सिचुएशन में रखा जाएगा, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, मतलब आपको थोड़ा हैप्पी मूड दिया जाएगा। ओके, उसके बाद आपके दिमाग में, जब इसके बाद थेरेपी जब हम शुरू करेंगे, थेरेपी में क्या होता है, आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, यू हैव टू से इट टू योर थेरेपिस्ट। ठीक है, जो भी, कितने भी शेमफुल हो, वो कितने भी पेनफुल हो, इररेलेवेंट हो, स्टूपिड हो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आपको वो बोलना शुरू करना होता है। धीरे धीरे क्या होता है, जब हम अपने ऐसे थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स है वो बाहर आने लगती हैं। दिस इज कॉल्ड फ्री एसोसिएशन मेथड। और फिर हमारे थॉट्स का, हमारे जो थेरेपिस्ट हैं, वो एक मीनिंगफुल पैटर्न बना के वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, आखिरकार मेन प्रॉब्लम क्या है। दूसरा है ड्रीम इंटरप्रिटेशन मेथड। फ्लूइड
का कहना है कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है, दैट फ्रूइड बिलीव्स दैट ड्यूरिंग स्लीप द ईगो ऑफ अ पर्सन इज वीक एंड नॉट अलर्ट। ईगो क्या होता है? ईगो मतलब आपकी समझ कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, मैंने आपको बताया था साइको एनालिटिकल अप्रोच में कि एड ईगो एंड सुपर ईगो, तो ये वो वाला ईगो है। ईगो वो वाला ईगो नहीं है कि झुकेगा नहीं साला ये वो वाला ईगो नहीं है। यहाँ पे वो ईगो है कि आपकी समझ कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम सोते हैं तब हमारे ईगो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। हमें ये पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सच में हो रहा है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मैं कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे जो भी ड्रीम्स आते हैं, उस ड्रीम्स में हमारी जो भी रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, जो भी रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू करते हैं और हम अपने ड्रीम्स को बताते हैं अपने थेरेपिस्ट को, और थेरेपिस्ट जो है उससे एक मीनिंगफुल पैटर्न निकालते हैं। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे एक लास्ट स्टेटमेंट देखो, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, सेकंड पैराग्राफ, लास्ट स्टेटमेंट। Those who follow the thinking pattern of Freud's are known as psychoanalyst। इसे थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लें। इसके बाद है बिहेवियर थेरेपी अप्रोच। ये जो बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि बिहेवियर थेरेपी किसने दी है। ठीक है, तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्पेशली एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर में बच्चे क्या होता है कि एक पर्सन को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगती है। वो घबराहट किसी भी बात पर हो सकती है, कोई भी एकदम स्टूपिड थॉट पर भी उसे घबराहट होने लगेगी। ठीक है, जो थॉट आपके लिए स्टूपिड है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना हो सकता है, उसे एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी में उसे सेम काइंड ऑफ थॉट्स आ सकते हैं, वो थॉट्स उसे काफ़ी ज़्यादा डर का इमोशन देते हैं। वो सोच नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो दिस इज एंजाइटी। और एंजाइटी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक पर्सन को रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, उसे रिलैक्स करवाया जाता है, उसके इमोशंस को रिलैक्स करवाया जाता है, उसे थोड़ा हैप्पी मूड में रखा जाता है। और धीरे 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 जैसे वो रिलैक्स होता रहता है उसकी एंजाइटी भी कम होती रहती है। दूसरा मेथड है फ्लडिंग। फ्लडिंग में ये बेसिकली फोबिया से डील करने के लिए होता है। फोबिया मतलब क्या हो सकता है? एक्सट्रीम लेवल ऑफ फियर। फियर अलग है, फोबिया अलग है। ठीक है, फोबिया मतलब एक पर्सन जब किसी चीज़ से आपको इतना डर लगने लगता है ना कि आप उसका नाम भी सुन लो तो आपको उसकी घबराहट होने लगेगी, आपकी ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगी, आपको पसीना आने लगेगा। सो दैट इज इट इज़ द कंडीशन ऑफ फोबिया। लेट्स से अगर एक पर्सन को फोबिया है अंधेरे का, ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में हम उसे उसके डर का सामना करवाएंगे, हम उसे अंधेरे में रखेंगे और उसे फील करवाया जाएगा कि भाई सब ठीक है, कम ऑन, मतलब उसे थोड़ा रिलैक्स करवाया जाएगा। उसकी डर वाली सिचुएशन से उसे फ्रेंडली करवाया जाएगा कि जिस चीज़ से तुम इतना डर रहे हो वो इतनी डरावनी भी नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड फ्लडिंग। इसके बाद है असर्टिव थिंकिंग। असर्टिव थिंकिंग में एक पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पर्सन है, उसे बचपन से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है, वो बहुत निगलेक्टेड चाइल्ड है, उसे काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है, उसे ये फील करवाया जाता है कि तुम किसी चीज़ के केपेबल नहीं हो, तुम्हारे फ्रेंड्स या तुम्हारा भाई या बहन जो भी हैं वो तुमसे ज़्यादा केपेबल हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक पर्सन का सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो सकता है। ठीक है, और वो कुछ भी काम करने का केपेबल नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हम एक पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं, उनका माइंड स्ट्रॉन्ग करते हैं कि भाई तुम भी केपेबल हो। जैसे कि हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियाँ याद दिलाई थी, वैसे ही उस पर्सन को हम उसकी खोई हुई शक्तियाँ याद दिलाएंगे कि भाई तू भी केपेबल है, जो भी तुझे बचपन में सिखाया गया है वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे कैपेबिलिटीज याद दिलाई जाती है। टोकन इकोनॉमी, टोकन इकोनॉमी बेसिकली हम यूज़ करते हैं छोटे बच्चों के साथ। छोटे बच्चों को अगर हमें कोई भी ये कब यूज़ किया जाता है? ऐसे बच्चों के साथ जिन्हें लर्निंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सब लर्निंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स वगैरह ये हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ लिया है। सो अगर तुमने नहीं पढ़ा चैप्टर नंबर 6, मेक श्योर तुम वो वीडियो पहले देख के आओ। ओके, सो टोकन इकोनॉमी में जिन भी बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं री मेथड का। री मतलब हम उन्हें कुछ अवार्ड देंगे। अगर वो कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो हम उन्हें रिवॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वो रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा उनकी सीखने की जो इच्छा है वो भी बढ़ती जाएगी। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रिवॉर्ड में, हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? हम
ऐसे कार्ड बनाएंगे या ऐसे डिस्क बनाएंगे या ऐसे टोकन्स बनाएंगे जिसकी वजह से वो अपनी मनपसंद चीज़ खरीद सकते हैं। अब देखो होता क्या है, तुमने कोई काम किया, इन रिटर्न तुम्हें पैसे मिले और उससे तुम अपनी मनपसंद चीज़ खरीद लोगे। यहाँ पे एक बच्चे को हम पैसे की बजाय वो टोकन देते हैं, वो कार्ड देते हैं कि तुमने कुछ अच्छा काम किया, तुमने कोई चीज़ सीख ली, तो ये लो तुम्हारा कार्ड और अब तुम उससे जो भी खरीदना चाहो वो खरीद सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड टोकन इकोनॉमी। इसके बाद है कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच वेल पूछा नहीं जाता है, बट हमें ये याद रखना है कि ये किसने दिया है। सो इट इज गिवन बाय एरॉन बैक। और कॉग्निटिव थेरेपी किसने दिया है? एल्बर्ट एलिस एंड एरॉन बैक। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। यहाँ पे कॉग्निटिव थेरेपी में हम ये जो भी एक पर्सन की गलत बिलीव्स बैठ गई हैं उसके माइंड में, गलत बिलीव्स हो सकता है लेट्स से कि बचपन में, वही पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि बचपन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किया गया है। उन्हें या तो फिर अगर दो भाई बहन हैं तो अगर एक भाई या बहन काफ़ी अचीवर रहा है तो दूसरे भाई को ये फील करवाया गया कि भाई तुम किसी चीज़ के केपेबल नहीं हो, तुमसे कोई काम नहीं होगा, और उसे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में ट्रीट किया गया है। तो जब वो बड़ा होगा, ठीक है, तो उसके ऐसे ही बिलीव्स बन गए होंगे कि दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो ऐसी कंडीशन में उसकी बिलीव्स को हम तोड़ते हैं। इज इट क्लियर? जैसे ये एक रिसेंट में ही केस हुआ था, आई वॉज स्टडिंग द केस। तो उसमें ऐसा था कि एक बच्चे को बचपन में कोई दोस्त नहीं मिले, उसके मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे, तो फिर वो उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो एक बच्चे का इमोशन, जो इमोशनल वैल्यूज़ हैं वो उसे नहीं मिल पा रही थी, उसको लव नहीं मिला कभी भी। ठीक है, उसे काफ़ी नेग्लेक्ट किया गया, उसके फ्रेंड्स ने उसे काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट किया, तो वो काफ़ी काफ़ी अकेला रहने लग जाता है। जब वो बड़ा होता है और अब जब उसके दोस्त बनते हैं तो अब उसके मन में डर बैठ जाता है कि यार ये दोस्त जो है वो भी कुछ टाइम बाद मुझे छोड़ देंगे और मुझे फिर से वही अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में अब वो अपने दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लगता है कि अगर उसके दोस्त हो सकता है उससे बात नहीं करते, या फिर अगर उसके दोस्त थोड़ी भी कुछ उससे बात छुपा देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाता है। और वो कंडीशन इतनी एक्सट्रीम हो गई थी दैट ही ट्राई टू सुसाइड। ठीक है, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाता है कि यार मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, एंड वो उसके मन का जो डर है दैट आई विल बी अलोन अगेन, ये डर उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी गलत बिलीफ बैठ गई है मन में, उसके बचपन के ट्रॉमा की वजह से या बचपन के इंसिडेंसेस की वजह से इस बिलीफ की ये बिलीफ बैठ गई है, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसकी लाइफ में। तो अब एज एन इन अ कॉग्निटिव थेरेपी हम उसकी इस बिलीफ को तोड़ेंगे, हम उसके उस डोमिनेटिंग नेचर को तोड़ेंगे और हम उसे बताएंगे कि भाई जो भी तेरे साथ हुआ है वो सही नहीं था, वी एक्नॉलेज इट, और आगे तुम्हें कैसे इस चीज़ से डील करना है हम उसे सिखाएंगे। सो दैट इज कॉग्निटिव थेरेपी। वेल ये पूछा नहीं जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज रॉगर्स क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। रॉगर ऐसा कहते हैं कि भाई तुम कितने भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर तुमने अपने काउंसिली के साथ, काउंसिली मतलब अपने पेशेंट के साथ अगर अच्छा रिलेशन नहीं बनाया है तो तुम अपनी थेरेपी का एक डिज़ायर्ड आउटपुट कभी भी नहीं ला पाओगे। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें अपनी थेरेपी अच्छे से कंप्लीट करनी है, अपने काउंसिलिंग को अच्छे से समझना है, तो पहले उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, एक अच्छा रैपोर्ट बिल्ड करो। रैपोर्ट मतलब जो हम रिलेशन बिल्ड करते हैं, तो अच्छा रिलेशन बिल्ड करो। तो रॉगर ये बताते हैं कि एक काउंसलर को होना कैसा चाहिए। ठीक है, तो एक काउंसलर हमेशा अपने पेशेंट के साथ एक डायरेक्ट साइकोलॉजिकल कांटेक्ट करे। मतलब ऐसा नहीं कि तुम उससे फ़ोन पे बात कर रहे हो, तुम उसे व्हाट्सएप पे चैट करके बता रहे हो, नहीं, आपको उसे पर्सनली मिलना है एंड देन उनकी प्रॉब्लम को समझना है। वाइल आप जब उसकी काउंसलिंग कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस नहीं है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ नहीं है। आपको काउंसली को अपने साथ कंफर्टेबल बनाना है। थर्ड पॉइंट इज आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा होना चाहिए, आपको थोड़ा फ्रैंक रहना है, थोड़ा सा हंसी मजाक करते रहना है, अपनी उसकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना है, अपने वर्ड्स को काफ़ी ध्यान से यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके वर्ड्स की वजह से उसे हर्ट हो जाए और वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से आपके सामने एक्सप्रेस ना कर पाए। फोर्थ पॉइंट इज आपको अपने काउंसिली की वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना है। अगर वो
किसी भी चीज़ को मान रहा है, अगर कोई भी उसकी गलत बिलीफ है, तो इंस्टेड आप उसका मजाक बनाए या इंस्टेड आप उसको स्टूपिड समझे, आपको उससे समझना होगा कि उसकी लाइफ में भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसकी वजह से उसकी वैल्यू बनी है। तो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम एंड इंस्टेड टू लुक देम एज एन अ स्टूपिड पर्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। ओके, इसके बाद है आपको हमेशा अपने पेशेंट की सिचुएशन में खुद को समझना है, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। मतलब पेशेंट की जगह पे खुद को रख के समझो कि अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो मुझे कैसा फील होता। ठीक है, तो इस तरह से आपके पेशेंट को समझना है आपको। देन आपको उसको रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने हैं जिससे आप उसकी बात समझ सको। सो बस यही छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ये याद रखना। और ये इसका सवाल बन जाता है, लास्ट ईयर इसका सवाल बना था और इस सवाल के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं थेरेपीज एन इंडियन पर्सपेक्टिव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट योगा। अच्छा, हम योगा के बारे में क्यों इस चैप्टर में बात कर रहे हैं? देखो, योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाती है, बहुत अच्छी टेक्निक हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो भी ट्रॉमाज हैं, जो भी अपने इमोशंस हैं, उसको रेगुलेट कर पाएँ। ठीक है, जो भी अच्छे योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, वो अपने इमोशंस को किस तरह से रेगुलेट करना है वो उसे जानते हैं। ओके, सो योगा इन श्रीमद् भगवद गीता, योगा हैज बीन डिफाइंड एज अ बैलेंस्ड अनबायस्ड अप्रोच। जब आप एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स को एक साथ लेके चलते हैं, एंड इट इज नोन एज समात्व। ये पूछा नहीं जाता बट थोड़ा सा याद रखना। अब योगा वर्ड कहाँ से आया है? वो वर्ड आया है यूजा से, विच मीन्स टू ज्वाइन। टू ज्वाइन with whom we have to join? We have to join with our own self. ओके, अब योगा में ये जो डायग्राम है, ये जो आपको बॉक्स बनाया के दिया गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम समाधि, ये उल्टा शुरू होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि, ये आठों के आठों नाम याद रखने हैं। कौन सा राजयोग में आता है, कौन सा हठ योग में आता है, ये भी चीज़ें याद रखनी है ना। व्हाट इज यम? यम मतलब कि आपको कोई भी नेगेटिव बिहेवियर में नहीं इंडल्ज होना है। नेगेटिव बिहेवियर कौन कौन से हो सकते हैं? नेगेटिव बिहेवियर में नहीं इंडल्ज होना है, तो आपको क्या करना है? इसमें आता है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रूथफुलनेस, अष्टेय मतलब चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपारगता मतलब डू नॉट पोजेस। पोजेस का मतलब क्या होता है? देखिए, हम अपने मटीरियलिस्टिक चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये मेरा है, वो मेरा है, तो भैया ये मेरा मेरा करना बंद करो। ओके, चलो यहाँ पे ये हो गया। अहिंसा इज नॉट, हम मतलब आपको अहिंसा में खाली वैसा नहीं, फिजिकल अहिंसा, फिजिकल हिंसा। आपको अहिंसा में आपको हिंसा अपने वर्ड्स के साथ भी नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आपने किसी को कुछ बहुत ही ज़्यादा रूड या बहुत ही ज़्यादा क्रूल चीज़ें बोल दी, ऐसा भी नहीं करना है। आपको हिंसा वाले थॉट्स भी नहीं रखने हैं। दैट इज ओके। इसके बाद है नियम। नियम मीन्स ऑब्जर्वेंस ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। यम में क्या था? नेगेटिव चीजें नहीं करनी है। नियम में क्या है? पॉजिटिव चीजें करनी है। पॉजिटिव चीज मतलब शौच। शौच यानी कि यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ। संतोष यानी कि आपको एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है वगैरह वगैरह। नेगेटिव चीजें में नहीं जाना है। एक कंटेंटमेंट होना चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि यार मेरे पास जो भी है वो इनफ है। तब तब मतलब तब करना है, तो तब का मतलब होता है टू ट्रेन योर बॉडी सो दैट इट बिकम एफिशिएंट टू डू अ रेगुलर टास्क। मतलब आपके जो भी रेगुलर, मतलब लेजी नहीं होना है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है कि जो भी रिलीजियस बुक्स हैं, जो भी वेद्स हैं, जो भी उपनिषद हैं, आपको उसका स्वाध्याय करना है, उसको पढ़ते रहना है। ईश्वरा परिधान, ईश्वरा परिधान का मतलब है कि आपको खुद को गॉड को सरेंडर कर देना है। दैट आई सरेंडर टू द सुप्रीम एंटिटी। अब इसके अलावा नीदर आई पोजेस एनीथिंग, कि इस दुनिया में ना ही मेरा कुछ है, ना ही इधर आई एम बॉडी, ना ही मेरी ये बॉडी है। यू हैव टू सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड। ओके, आसना, आसना मतलब होता है जो भी स्पेशल पोस्चर्स जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं योगा। ठीक है, तो जो भी स्पेशल पोस्चर्स डिजाइन किए गए हैं, वी हैव टू प्रैक्टिस इट, और इसकी वजह से हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। प्राणायाम, प्राणायाम मतलब जो आप अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं वो सालों तक सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करते रहते हैं। दैट हाउ यू ब्रीथ शोज हाउ यू फील। ओके, ऐसा आपने नोटिस किया होगा, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है ना, तो आपकी ब्रीथिंग काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। सो हाउ यू ब्रीथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब हमें अपनी खुद की बिलीव्स को, खुद के ऑर्थोडॉक्स
ऑर्थोडॉक्स नहीं कहेंगे, अपने खुद के जो प्रेजुडिसेस हैं, अपनी खुद की जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, उसे जब हम देखते हैं, मतलब जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं कि मेरे में क्या सही है, मेरे में क्या गलत है, अपने थॉट्स को देखते हैं, उसे कहते हैं प्रत्याहार। धारणा, धारणा मतलब होता है कि अपने दिमाग को एक जगह पे फोकस करना। ध्यान मतलब होता है मेडिटेशन। और समाधि का मतलब होता है कि व्हेन नाउ यू आर देन कनेक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड, अब आप ना इस मटेरियल वर्ल्ड में किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, यू हैव सरेंडर्ड योर सेल्फ टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो यह है समाधि। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये किसने दिया है और ये क्या करता है, ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन दिया गया है महर्षि महेश योगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। इसकी वजह से आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, हमारे ब्रेन का मेंटल फंक्शन इंप्रूव होता है, हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकती हैं, हमारी जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं हम उससे दूर जाते हैं, हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड बाय बाय।